नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके और जीएस की जो सब्जेक्ट वाइज मैं क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसमें आज से हम पढ़ेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चनों को। यह आपकी जो क्लास है इसमें संपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवाया जाएगा, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह साइंस का वीडियो आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। 2 से 3 वीडियो आप तक पहुंचाए जाएंगे और उस 2 से 3 वीडियो में संपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जहां से एसएससी की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं और आगे बनते रहेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, 2-3 वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, अगर आप उनको देख लेते हैं ध्यान से, तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। साइंस की प्रश्न आपके इन्हीं वीडियोज में से बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 वीडियो को आप डेली बेसिस पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्नों के अलावा उनसे जुड़े एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही प्रश्न आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया आपके स्क्रीन पर। वेवलेंथ के मापन की इकाई, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई यहाँ पे पूछी गई है, तो एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ के मापन की इकाई है। अन्य मापन की इकाइयों को हम आगे देखेंगे। अभी हम प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है? तो विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई आपकी वोल्ट होती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जल की बूंद का गोलाकार होना यह किस कारण से संभव होता है? तो आप याद रखिएगा, जो जल की बूंदें होती हैं, आप याद रखिएगा, जो जल की बूंदें होती हैं वो गोलाकार किस कारण से होती हैं? गोल आकृति की किस कारण से होती है? तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण, आप याद रखिएगा। 5वां प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाता है? तो इस न्यूनतम वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। आप याद रखिएगा, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह जो वस्तु होती है गुरुत्व क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, बाहर चली जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अब आइए इन प्रश्नों से जुड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा मूल राशि से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे मूल राशियाँ हैं। ये हमारी 7 मूल राशियाँ होती हैं। इनको आपको याद रखना, इनका मात्रक, इनका प्रतीक आपके दिमाग में होना चाहिए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक m होता है, स्मॉल m होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक kg होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसका प्रतीक s होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका मात्रक A होता है, और मतलब प्रतीक A होता है। उष्मागतिक ताप को हम मापते हैं केल्विन में और केल्विन का प्रतीक होता है K। पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं मोल में और मोल इस प्रकार से इसका प्रतीक लिखा जाता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसका प्रतीक CD होता है। तो ये हमारे 7 मूल राशियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। मूल राशियों से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमारी मूल राशियां कितनी है? तो 7 हैं। सभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लिखी गई हैं। चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अन्य भौतिक राशियों का, ये देख लेते हैं। अन्य भौतिक राशि, यहाँ पे हमने मूल राशियों को डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने जो है हमारी जो 7 मूल राशियाँ होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और दाब को हम पास्कल में मापते हैं। याद कर लीजिएगा, दाब को हम किस में मापते हैं? तो पास्कल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। नौ संचालन की दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं।
आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखिएगा। आवृत्ति को, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। जल का बहाव जो होता है उसको हम क्यूसेक में मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। आप याद रखिएगा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। तो ये कुछ भौतिक राशियां थी, उनके मापन की इकाई आपके सामने लिखी गई हैं। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद उपकरणों का ये देख लेते हैं कि कौन से उपकरण का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण ये उपकरण करते हैं, इनको भी आइए देख लेते हैं। तो सोलर सेल की अगर हम बात करें तो सोलर सेल जो होती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप याद रखिएगा, सोलर सेल का कार्य क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसके बाद डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो डायनेमो जो होता है आपका यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब का कार्य क्या होता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, जो आपकी विद्युत सेल होती है इसका कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। सितार जो आपका होता है ना, सितार का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो आपका एक प्रकार का यंत्र है संगीत का, यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत हीटर जो आपका होता है, जो आप ठंडी के मौसम में यूज करते हैं, तो आपका जो विद्युत हीटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। आप यहाँ देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का कार्य आपका विद्युत हीटर करता है। मोमबत्ती क्या कार्य करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है मोमबत्ती आपकी। पवन चक्की का कार्य क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये दो आप याद रखिएगा, डायनामो काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और विद्युत मोटर भी पूछी जाती है। तो डायनामो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, लेकिन ठीक इसका उल्टा कार्य करता है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या कार्य करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वह तापक्रम, वह टेम्परेचर जहां पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट का पाठ्यक्रम एक ही होता है। तो आप याद रखिएगा, -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फॉरेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है वह एक ही होता है, समान होता है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत तक होती है। आप याद रखिएगा, समतल दर्पण जो होते हैं उनकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत तक होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग हम करते हैं। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो गया, टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, और वाहन की जो हेडलाइट होती है उनमें हम अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है इन सब में। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परम शून्य ताप कहाँ जाता है, किसको। तो आप याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस को जो है हम परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की हमने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं। आप याद रखिएगा, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की होती हैं, तो इनके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है,
रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई आपकी। इसके बाद एक्सरे हो गई और गामा रे। इन ये सभी जो है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं। अगर हम औरक किरणों की अगर हम बात करें, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, किरणें होती हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं। जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं। इनका जो उपयोग है रात में देखने वाले लक्ष्य को खोजने में, टीवी रिमोट इत्यादि उपकरणों में जो है अवरक्त किरणों का इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिए कि जो टीवी का आपका जो रिमोट होता है ना, यह जो है इसमें जो है अवरक्त किरणों का ही इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड वेव्स का ही इस्तेमाल होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं एक्स किरणों की अगर हम बात करें तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है पदार्थ की भौतिक चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके अलावा क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में भी एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है। जो क्रिस्टल आपके होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना ज्ञात करने में भी एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एक्स किरणें होती हैं सीटी स्कैन में भी एक्स किरणों का ही प्रयोग होता है। तो आप याद रखिएगा सीटी स्कैन में भी एक्स किरणों का ही प्रयोग होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पे हमने अवतल दर्पण के बारे में बात करी थी, तो अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो आप याद रखिएगा जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्टों के द्वारा दांत का इलाज करने के लिए, यानी कि दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपका सेविंग मिरर होता है, जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिए। इसके अलावा टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, वाहनों की हेडलाइट हो गई, यानी कि वाहनों के जो आगे की हेडलाइट होती है ना, वो आपकी अवतल दर्पण उसमें लगा होता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सोलर कुकर में भी आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं क्षारक, याद रखिएगा। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, याद रखिएगा। कृत्रिम जो वर्षा कराई जाती है, जो आपकी आर्टिफिशियल रेन होती है, उसमें हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। मतदान के समय जब आप वोट देने जाते होंगे, जब आप वोटिंग करने जाते हैं, तो मतदान के समय उंगली पर निशान लगाते समय जो स्याही का प्रयोग होता है वो किसकी बनी होती है? तो वह जो स्याही होती है वो आपकी सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। आप याद देखिएगा, उंगली पे जो स्याही लगाई जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। हंसाने वाली गैस, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, का अन्य नाम क्या है? तो लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाले गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? तो यह लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाले गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा जो होता है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है उसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है उसको हम प्रतिजैविक कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका आपकी अंडाणु होती है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो सेल होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो अंडाणु होती है। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण है, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण है, लाइकोपीन वर्णक के कारण है टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। अन्य इंपॉर्टेंट पिगमेंट को हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके बाद मानव शरीर का वह आंतरिक भाग, याद रखिएगा आप, मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन क्रिया तो नहीं होती लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण करना होता है। तो आप याद रखिएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है परंतु इसका जो कुछ कार्य है वो जल, खनिज और औषधि का अवशोषण करना होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बड़ी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कि जो पाचन की क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वह कहाँ पर संपन्न होता है, कहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो होता है, आपको इसका जवाब देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सब लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस वर्णक के कारण किसका रंग कैसा होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो
तो एंथोसाइनिन, आप याद रखिएगा एंथोसाइनिन, यहाँ पे यह जो है मिस हो गया है, स के बाद यह आएगा, एंथोसायनिन होता है यह। तो एंथोसायनिन वर्णक के कारण जो है सेब का रंग जो है लाल होता है। इसके अलावा टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो है कैरिका जैंथिन नामक वर्णक यानी कि पिगमेंट के कारण होता है। इसके बाद गाजर का जो रंग पीला होता है, हल्का पीला, वह कैरोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। इसके अलावा हल्दी का जो रंग होता है वो जैंथोफिल नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक के कारण होता है। वर्णक को हम पिगमेंट कहते हैं, आप याद रखिएगा, वर्णक को हम पिगमेंट कहते हैं। तो इन सभी के कारण जो है इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे एंथोसाइनिन इस प्रकार से लिखा है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो आपका पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, इसके कारण सेब का रंग लाल होता है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप कोशिका के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युअल सेल होती है। और इसके बाद मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की है। तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं साइंस की सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा आप। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो मानव शरीर की एकमात्र धमनी है फुफ्फुस धमनी, इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप इसे याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम किसे कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम प्लीहा को कहते हैं। जो प्लीहा होता है, जिसको हम स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, प्लीहा जो है लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का इसको हम कब्रगाह कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, आरबीसी की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद प्लीहा को हम स्प्लीन इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है प्लीहा को। तथा आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स इसको हम बोलते हैं। तथा आरबीसी का जो जीवन काल होता है यह लगभग 120 दिनों का होता है। तथा आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना, परिवहन करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानव की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धि का केंद्र क्या क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, मानव की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धि का केंद्र होता है आपका प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। आप याद रखिएगा। कुष्ठ रोग किससे होता है? तो आपका कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग होता है। आप याद रखिएगा, जो कुष्ठ रोग होता है यह आपका बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग और आपके अन्य इंपॉर्टेंट जो रोग होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का जो निष्कर्षण है किससे किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो कुनैन होता है, कुनैन का निष्कर्षण हम किससे करते हैं? तो कुनैन का निष्कर्षण आपका सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है इसको आप देख लीजिए कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। कि जीवाणु मतलब आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जनित रोग आपके कौन कौन से होते हैं? तो टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, टीबी, टाइफाइड, खसरा, ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाले रोग आपके कौन कौन से? विषाणु से होने वाले रोग आपके रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, रूबेला हो गया और गलसुआ हो गया। ये सभी आपके वायरस से होने वाले रोग यानी कि विषाणु जनित रोग हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग आपका कौन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया और निद्रा रोग हो गया। ये सभी आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और इसके अलावा कृमि जन्य जनित रोग कौन कौन से हैं? तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया और एक्सेरिएसिस हो गया। ये सभी आपके किस प्रकार के रोग हैं? तो कृमि जन्य यानी कि वर्म से होने वाले रोग हैं। कृमि जन्य आपके रोग हैं, वर्म बोलते हैं इसको, कृमि जन्य को। तो फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया और एस्केरिएसिस हो गया। ऐसे भी आपके कृमि जन्य जनित रोग हैं। और लास्ट के 5 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। और ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। आप याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक जो वेग होता है वो आपको मिलेगा ठोस में। बस ड्राइवर के पास जो लगा हुआ दर्पण होता है किस प्रकार का होता है?
तो बस ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण आपका कन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है। ये पीछे के यातायात देखने के लिए काम में लाया जाता है, पीछे का यातायात देखने के लिए, पीछे का यातायात देखने के लिए जो है इस मिरर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिश्रण होता है किसका? तो एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? एथेन का, ब्यूटेन का और प्रोपेन का, आप याद रखिएगा। इसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और स्तनी यानी कि जो मैमल्स होते हैं, और स्तनियों के हृदय में कुल कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो जो आपके स्तनी होते हैं उनमें उनके हृदय में कुल कोष्ठ, कुल चैम्बर की संख्या 4 होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्तनियों के हृदय में कुल कोष्ठ की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यह सेट नंबर 1 था हमारा। 30 प्रश्नों को तो हमने ऐसे कवर किया है। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लगभग आप मान के चलिए 100 प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए फायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज के इस फर्स्ट पार्ट को यहीं पे हम रोकते हैं। इसका जो अगला भाग है उसको हम जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए हमने साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास शुरू की थी, उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो तब पार्ट 2 में हम आज और बहुत सारे बेहतरीन प्रश्नों के यहाँ पे कवर करने वाले हैं साइंस के। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो पूरी तरह से एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए समर्पित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स प्रश्नों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? जो हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है, इससे मानव के शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप याद देखिएगा, लीवर यानी कि यकृत जो है हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। तथा हेपेटाइटिस किससे होता है? मतलब बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से होता है? किससे होता है आपका हेपेटाइटिस? तो आप याद रखिएगा, हेपेटाइटिस जो बीमारी है यह वायरस से होती है। आप याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बीमारी किससे होती है? तो वायरस से होती है आपकी हेपेटाइटिस बीमारी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो वायरस से आपका रेबीज होता है, दाद होता है, चेचक होता है, छोटी माता हो गई, और इसके अलावा पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया। ये सभी आपके किससे हैं? होते हैं। तो वायरस से ही होने वाले बीमारियां हैं। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों के शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की न्यूनता हो जाती है, तो उस कारण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मैरेस्मस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मैरेस्मस नामक बीमारी बच्चों के शरीर में होती है जब उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। वह विटामिन जिसकी जो है रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका होती है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, विटामिन के जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखिएगा आप, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है, जो आपके पादप होते हैं, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन की जो है सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इन 5 प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, रिपीट करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा, चश्मा बनाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो फ्लिंट कांच का। याद रखिएगा, चश्मा बनाने के लिए जो प्रकाशीय कांच उपयोग में लाया जाता है उसका नाम होता है फ्लिंट कांच। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है किस पर? तो आप याद रखिएगा, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है? तो पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर। आप याद रखिएगा,
पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर यह डूबना और तैरना निर्भर करता है किसी पिंड का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वह कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। याद रखिएगा, ब्लैक कलर का जो है आकाश दिखाई पड़ता है ऊपर से अंतरिक्ष से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग जो है टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है इसमें जो है किसका उपयोग हम करते हैं? तो इंफ्रारेड वेव्स यानी कि अवरक्त विकिरणों का जो उपयोग है वह रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले वाले वीडियो में और इन सभी विकिरणों के बारे में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था। तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी पूरे डिटेल में। तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। और साइंस का निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर मनुष्य को जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको सही करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग है वह निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब आइए इस निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। और निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष न देकर मायोपिया आपको दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दोनों नाम हैं। इसमें होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है यह है कि पास की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती थी। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में पास रखी वस्तुएं तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती हैं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना से ठीक पहले ही बनता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की या हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसको बताता है दूर दृष्टि दोष को। तो इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तुएं जो है इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। हमने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब था वह रेटिना से पहले बन रहा था और दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये दोनों आपके छोटे छोटे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। चाहे तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा ये कुछ बेसिक चीज़ें आप याद कर लीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैंने इसको यहाँ एक ही जगह पर सम्मिलित कर दिया है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और कुछ खोज और खोजकर्ताओं को आप देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किण्वन की खोज की गई थी लुई पास्चर के द्वारा, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, इसको भी आप याद रखिएगा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन व स्वान ने। विटामिन की खोज करी गई थी फंक के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी गई थी अल्टमैन के द्वारा। गोल्जी काय की खोज करी गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। और पोलियो टीके की खोज करी थी जोनास साल्क ने। तो इन कुछ खोजकर्ताओं के नाम आप याद रखिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ रासायनिक तत्व जिनका उपयोग हम चिकित्सीय उपयोग में करते हैं यानी कि कुछ इलाज के लिए करते हैं। तो ये रासायनिक तत्व बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिनका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में होता है। तो फास्फोरस 32 का उपयोग हम रक्त कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, याद रखिएगा। फास्फोरस 32 का जो प्रयोग है रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि के लिए में होता है इलाज के लिए।
इसके अलावा कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हम करते हैं रक्त कैंसर के इलाज के लिए। इसके अलावा कोबाल्ट 24 का हम इस्तेमाल करते हैं रक्त व्यतिक्रम के लिए, और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है ट्यूमर की पहचान करने के लिए। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह तत्व जो उस लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से आपको उपस्थित मिलेगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? तो घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप याद रखिएगा बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑक्टेन संख्या किससे संबंधित होती है? पेट्रोल की गुणवत्ता से। याद रखिएगा आप, ऑक्टेन जो संख्या होती है, ऑक्टेन जो नंबर होता है, यह पेट्रोल की क्वालिटी से, पेट्रोल की गुणवत्ता से रिलेटेड होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं कौन कौन से? तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कौन कौन से मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आप याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में, एलपीजी सिलेंडर में जो रिसाव होता है उसमें जो उत्पन्न दुर्गंध होती है वह कौन सी होती है जिसके कारण हमें रिसाव का पता चलता है? तो यह दुर्गंध होती है मिथाइल मरकैप्टन की। आप याद रखिएगा मिथाइल मरकैप्टन की यह दुर्गंध होती है जिसके कारण गैस रिसाव का हमको पता चल जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो रूप होता है। कार्बन जो आपका होता है ना, कार्बन का एकदम जो नैनो रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कार्बन के सबसे नैनो रूप को हम ग्राफीन कहते हैं। कार्बन का जो नैनो रूप होता है उसको हम ग्राफीन कहते हैं। वह बहुलक जिसका प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए होता है। तो आप याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट। याद रखिएगा पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो आप याद रखिएगा सेलुलोज की। पादप में उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो आप याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र का वह भाग कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो आप याद रखिएगा महाशिरा। महाशिरा में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जो मनुष्य जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं तो उनका इलाज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो द्विफोकल लेंस का। आप याद रखिएगा द्विफोकल लेंस का जो प्रयोग है वह जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? द्विफोकल लेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन होता है कैल्शियम आयन। वह विटामिन जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता देता है तो वह विटामिन B6 है। विटामिन B6 जो है किसी भी सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायता देता है और इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। तो रासायनिक नाम भी आपको साथ में याद रखना है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो पाचन को प्रभावित करता है, आप याद रखिएगा वसा। तो जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर होता है, आप याद रखिएगा पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होता है यह वसा के फैट के पाचन को जो है प्रभावित करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा वसा के पाचन को प्रभावित करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर का हमारे जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा लीवर में।
डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है वह कौन सा है? तो यह यौगिक आपका हो जाएगा टायरोसिन। यह यौगिक जो है टायरोसिन डीएनए में उपस्थित होता है जो अमीनो अम्ल बनाता है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, टायरोसिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट जांच है जो लिखी गई यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो जांच हमारे शरीर के अंग से रिलेटेड हैं, इनको आइए देख लेते हैं। तो ईईजी का संबंध हो जाएगा मस्तिष्क से, याद रखिएगा। ईईजी जांच जो है मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ईसीजी जांच का संबंध हमारे हृदय यानी कि हार्ट से होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। इसके बाद ईओजी जांच का संबंध हमारे आंख से होता है तथा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, तो आप इसे याद रखिएगा। बीएमडी परीक्षण आपका होता है अस्थि से यानी कि हमारे बोन से रिलेटेड होता है आपका बीएमडी परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। मैमोग्राम जांच होती है वक्ष के लिए, चेस्ट के लिए, इसको वक्ष को हम चेस्ट बोलते हैं। ऑडियोग्राम होता है कान की जांच के लिए, और ईएमजी होता है आपका मांसपेशियों की जांच के लिए। ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ जांच लिखी गई हैं और उनका संबंध हमारे किस पार्ट से है, किस अंग से है, उसको लिखा गया है। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसी कारण से मैंने यह छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मृग मरीचिका और एंडोस्कोप आदि किस पर आधारित होते हैं? तो आप याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मृग मरीचिका, जिसको मिराज के नाम से जानते हैं, मृग मरीचिका जिसको मिराज के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एंडोस्कोप, यह किस पर आधारित होते हैं? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं ये तीनों आपके ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका और एंडोस्कोप। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस दर्पण का, उस मिरर का नाम बताना है जो वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण में प्रयोग लाए जाते हैं। तो पीछे का, पृष्ठ मतलब पीछे का, तो पीछे का यातायात देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ियों में? तो आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो उपयोग है गाड़ियों में पीछे का यातायात देखने के लिए हम करते हैं। तो आप ड्राइवर के बगल में देखे होंगे जो मिरर लगा होता है, वह जो मिरर होता है वह पीछे का यातायात देखने के लिए लगा होता है। और उस मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उस मिरर में आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? अधिकतम ऊर्जा जो है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में होती है? तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक जो ऊर्जा है आपको मिलेगी गामा किरण में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? तो आप याद रखिएगा, परमाणु बम जो है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? तो आप याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका एक अनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का रोग है? तो यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है आपका कलर ब्लाइंडनेस, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके अलावा हीमोफीलिया भी आपका एक जन्मजात रोग है, सॉरी यहाँ पे जन्मजात की बात, हाँ जन्मजाति की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो अनुवांशिक रोग किस प्रकार का रोग हो जाएगा? तो यह आपका मतलब अनुवांशिक रोग आपका हो जाएगा वर्णांधता, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात की थी ना, यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसी की यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, एक ही पिक्चर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इधर देख रहे हैं आपको मिलेगी, इस साइड में आपको मिलेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगी जिधर गामा किरण लिखी गई है, इधर आपको मिलेगी और शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी, और रेडियो वेव्स की तरफ आपको मिलेगी लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी। तो रेडियो वेव से शुरुआत करते हैं। तो रेडियो वेव्स में जो आपको मिलेगी, रेडियो वेव्स में जो है इनकी जो वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको मिलेगी रेडियो वेव्स की, लेकिन रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, और लोअर एनर्जी भी आपकी रेडियो वेव्स में होती हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपका है गामा रे। तो गामा रेज में जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन
वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है गामा किरणों की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा गामा किरणों के बाद सबसे ज़्यादा, मतलब गामा किरणों से पहले आपको एक्सरे मिलेंगी, तो एक्सरे अगर गामा किरणें आपका ऑप्शन में ना हो तो एक्सरे आप लगा सकते हैं, क्योंकि गामा किरणों के बाद जो है किसका नंबर आता है, तो एक्सरे का नंबर आता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी किरणें हैं और उनमें किस प्रकार की एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पाई जाती है। इस पिक्चर के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस पिक्चर का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं अपने नोटबुक में, जहाँ पर भी आप नोट्स करते हैं वहाँ पे। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, और किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी सबसे कम होती है। आई होप यह क्लियर आपको हो गया होगा। तो यह लास्ट हमारा था। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं हम इसी पर इसका जो अगला भाग है साइंस का, वह जल्दी अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए साइंस की जो लगातार क्लास में आप तक पहुंचा रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 3 है उसको यहाँ पे मैं कंप्लीट आज करूँगा। यहाँ पे पिछले 2 वीडियोस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले दोनों वीडियो साइंस के नहीं देखे तो उनको आप देख लीजिएगा। ये दोनों जो वीडियो साइंस के हैं आपके एसएससी जीडी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यह हमारा तीसरा वीडियो आज का है। तीसरे वीडियो में आज हम कुछ और बेहतरीन साइंस की यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को पता है कि सारे जो प्रश्न आपके साइंस के होते हैं ये वन लाइनर्स के फॉर्म में होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष। आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है आपका डिस्टेंस का मात्रक होता है, तथा जो प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आपको उस यंत्र का नाम बताना है जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सोनार। सोनार का जो प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल पर। जो वॉशिंग मशीन है यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। बैरोमीटर का जो पठन होता है, जो पाठ्यांक होता है, उसमें अगर अचानक से गिरावट आती है तो वह किसको इंगित करती है? तो आप याद रखिएगा, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट जो है किसको सूचित करती है कि तूफानी मौसम होने वाला। आप याद रखिएगा, जो आपका बैरोमीटर होता है अगर उसके पठन में अचानक से गिरावट आने लगती है तो ये किसको इंगित करती है कि मौसम जो है तूफानी होने वाला है। माणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या है? तो आप याद रखिएगा, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में क्या होते हैं? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग हम करते हैं? तो याद रखिएगा आप क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ जो है प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु आपकी क्रोमियम है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किस वर्ष में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा आप, आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वर्ष 1921 में दिया गया था। किस एरिया में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। वह कौन सी गैस है जो पेय जल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो पेय जल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली गैस आपकी कौन सी है? क्लोरीन है। याद रखिएगा आप, जो क्लोरीन गैस है यह पेय जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो आप याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका हुआ था उसमें रासायनिक हथियार के रूप में पहली बार मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा आप, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस जो होती है वह किससे प्राप्त होती है? तो आप याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस होती है जल के अपघटन से प्राप्त होती है। याद रखिएगा आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस जो है जल के अपघटन से प्राप्त होती है। यह भी प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीटेड है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, याद रखिएगा आप, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करती है कौन सी गैस? तो एसिटिलीन। याद रखिएगा आप, हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से जो हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन को यह उत्पन्न करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? तो पेट्रोल और डीजल की जो गुणवत्ता होती है किसमें मापी जाती है? तो आप याद रखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं और डीजल की जो गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन संख्या में मापते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन में और आपकी जो डीजल की गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन संख्या में मापते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा आप, सुमियो आइजीमा के द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया गया था। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। रडार से जो है किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? जो रडार होता है, रडार से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो याद रखिएगा आप, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगे। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगे जो होती है रडार से निकलती हैं। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं और उन विषय का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। याद रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का जो अध्ययन है यह ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसके बाद पर्यावरण का अध्ययन आपका इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत होता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियो वनस्पति के अंतर्गत होता है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरस विज्ञान के अंतर्गत होता है, यानी कि वायरोलॉजी के अंतर्गत जो आपका है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत होता है। जीवाश्मों का अध्ययन हम पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वंशागति का अध्ययन हम अनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी के अंतर्गत होता है। याद रखिएगा, फूलों का जो अध्ययन है यह एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद मस्तिष्क की क्रियाशीलता का जो अध्ययन है आपका फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत होता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का जो अध्ययन है वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत होता है। और कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी के अंतर्गत होता है, जैसा कि हमने प्रश्न में डिस्कस किया हुआ था। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सेब के फल की लाली का कारण यहाँ पे पूछा गया कि क्या होता है। सेब में जो फल में लालीपन होता है, यानी कि लालिमा होती है, जो सेब लाल होता है वह किस कारण से होता है? तो आप याद रखिएगा, एक वर्णक, एक पिगमेंट इसमें पाया जाता है जिसका नाम है आपका, इस पिगमेंट का नाम आपको मिलेगा एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण ही, एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण ही सेब का जो फल होता है वो लाल होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एंथोसाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट लिखे गए हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। तो सेब का लाल रंग आपका एंथोसाइनिन नामक, एंथोसायनिन यह यहाँ पे छूट गया है, तो एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग आपका कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। गाजर का रंग आपका कैरोटीन के कारण होता है। और हल्दी का रंग जो है आपका जेंथोफिल के कारण होता है। तो ये सभी आपके वर्णक हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। इन वर्णक के कारण किसका कैसा रंग होता है ये भी आपका लिखा गया है सामने, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली 1 नंबर का लगभग प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का हम प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए आपका एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, एथोफोन, ये सभी जो रसायन है आपके फलों को पकाने में उपयोग में लाए जाते हैं। उच्च ताप किसकी सहायता से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, पायरोमीटर। उच्च ताप जो है पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है।
यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है कहाँ पर, तो पित्ताशय में, लीवर से, यानी कि यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है यह आपका पित्ताशय में जमा होता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान, यहाँ पे ब्लड का पीएच मान पूछा गया है, कितना होता है तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है तथा रक्त यानी कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मात्रक भी यहाँ पे लिखे गए हैं, भौतिक राशियां हैं और मापक यंत्र उनके लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है। तो वायु का वेग हम एनीमोमीटर की सहायता से मापते हैं, विद्युत धारा अमीटर की सहायता से मापी जाती है, उच्च ताप पायरोमीटर, गैस दाब मैनोमीटर, तरल की प्रवाह की दर हम वेंचुरी मीटर से मापते हैं। याद देखिएगा, तरल का प्रवाह की जो दर है वह वेंचुरी मीटर की सहायता से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति आपकी ऑडियोमीटर है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर की सहायता से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। दूध का घनत्व हम लैक्टोमीटर की सहायता से मापते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, यह स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स मीटर की सहायता से मापते हैं। भूकंप का अंकन हम सिस्मोग्राफ की सहायता से करते हैं और समुद्र की गहराई को हम फैथोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं, इनको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है, इनसे एग्जाम में प्रश्न आपकी पूछा जा सकता है। तो इसको आप या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप याद रखिएगा, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इसे आप याद रखिएगा। भौतिकी के पिता आइजैक न्यूटन की पुस्तक जिसमें उन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया है, तो आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था? तो प्रिंसिपिया यह आइजैक न्यूटन की पुस्तक है जिसमें आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है? तो आप याद रखिएगा, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है यह आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठोस माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है, आप याद रखिएगा, ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो चलन विधि के द्वारा। ठोस माध्यम जो आपका होता है, ठोस माध्यम में जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो चलन विधि के द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो किण्वन विधि की खोज करी गई थी आपके लुई पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन व स्वान ने। विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किया था अल्टमैन ने। गोल्जी काय का आविष्कार किया था कैमिलो गोल्जी ने। पोलियो टीके की खोज करी गई थी जोनास साल्क के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ रासायनिक तत्व जिनका चिकित्सा में, मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो फास्फोरस 32 का जो इस्तेमाल है, फास्फोरस 32 का जो प्रयोग है, यह रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल रक्त कैंसर के इलाज के लिए होता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यक्तिक्रम के लिए होता है और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान के लिए होता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था उसको यहाँ पे हम रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप यह साइंस का सेशन आपको पसंद आएगा। अभी तक मैंने साइंस के 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आप 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख कर जाते हैं अपने एसएससी जीडी की परीक्षा देने, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 75% तक जो है कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्नों के अलावा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी आपको कवर करवा दिया है जहां से साइंस के सेक्शन में प्रश्न बनते ही बनते हैं
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका चौथा पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।